तो चलिए बात यहाँ पे करते हैं सबसे पहले स्मॉल कैप फंड्स की, जो पिछले कुछ सालों से निवेशकों की पहली पसंद बन चुके थे, लेकिन अब 2025 में अब तक हमने देखा है कि अचानक इनकी जो चमक है वो खोती हुई नजर आ रही है। इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि नए आंकड़े बताते हैं कि कई सारे ऐसे फंड्स हैं, इनफैक्ट वो सारे फंड्स जिन्होंने आपको पिछले कुछ साल में बम्पर रिटर्न दिया है, वो सारे फंड्स जो हैं आपको 10 से लेकर 18% की गिरावट अब दिखा रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में। अब इसी को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि क्या स्मॉल कैप का ये बबल था जो पूरी तरह से अब फूट गया है? क्या रिटेल निवेशकों को समय रहते अपने पैसे निकाल लेने चाहिए? क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है या ये लॉन्ग टर्म इसका असर हम पड़ता हुआ देखेंगे? क्या एक्सपर्ट्स इसे ओवर वैल्यूएशन और असंतुलित फंड फ्लोज का नतीजा मान रहे हैं? कुछ ये भी कह रहे हैं कि मार्केट का नेचुरल करेक्शन का एक दौर भी हो सकता है। तो आज की इस चर्चा में हम कोशिश करेंगे समझने की कि गिरावट के पीछे असली वजह क्या है, आगे की रणनीति आपके लिए क्या होनी चाहिए और किस तरह से अपने निवेश को लेकर आपको सतर्कता बरतनी चाहिए, खासतौर से स्मॉल कैप फंड्स में। मेरे साथ हैं अजय खंडेलवाल, फंड मैनेजर हैं मोतीलाल ओसवाल एएमसी में। अजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और एक बार फिर से हम स्मॉल कैप फंड्स की चाल की पड़ताल करेंगे, आप क्योंकि एक्सपर्ट है। तो चलिए, इतनी तेजी अजय और उसके बाद गिरावट, ठीक है। बहुत अच्छी उम्मीदें बन गई थी, सबको लगा था कि वाह, स्मॉल कैप फंड्स में हमें इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है, इतना बढ़िया रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जो गिरावट का एक दौर आया है, इस गिरावट को बतौर फंड मैनेजर आप कैसे समझाएंगे दर्शकों को? थैंक यू। तो आपने जैसा कहा कि स्मॉल कैप ने इन्वेस्टर्स के लिए पास्ट में काफी अच्छा रिटर्न दिया है। शायद वही कॉन्टेक्स्ट है कि लास्ट 3 इयर्स में भी 20% प्लस सीएजीआर है, लास्ट 5 इयर्स ऑलमोस्ट 35% सीएजीआर है। जब इंडेक्स का इतना रिटर्न आता है तो उसके बाद कभी भी अगर अनसर्टेनिटी होती है तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हो ही जाता है। स्टार्ट ऑफ द ईयर अगर आप देखेंगे, काफी सारे इवेंट्स ऐसे हुए जिसके कारण कंपनीज के बिजनेसेस के बिजनेस मॉडल थोड़ा सा इम्पैक्ट होते। फॉर एग्जाम्पल, जब यूएस में टेरिफ को लेके इतना चेंजेस हुए, कोई किसी भी कंपनी जिसका रॉ मटेरियल या फिनिश्ड प्रोडक्ट जाता है, एक्सपोर्ट होता है, वहां पे क्लैरिटी नहीं होती कि डिमांड कैसे प्ले आउट होगा। ये सेम इवेंट अगर आप पैरेलल देखना चाहेंगे तो आप कोविड के बाद भी देखेंगे कि जब डिमांड सर्टेनिटी नहीं था, या फिर ड्यूरिंग ऑल दीज वॉर्स, यूक्रेन रशिया वॉर हुआ था, जब गैस प्राइसेस ऊपर चले गए थे, तब भी काफी सारी जगह पे सप्लाई चेन और डिमांड सर्टेनिटी नहीं था, तो उस केस में भी वॉलेटिलिटी रही थी। दिस इज जस्ट वन ऑफ दोज फेजेस जहां पर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक प्राइसेस बिजनेस फंडामेंटल्स के बेसिस पर ही चलते हैं, और क्योंकि उस लास्ट 3-4 महीने में क्लैरिटी नहीं था कि वो ड्यूटी स्ट्रक्चर 10% होगा, 20% होगा, 100% होगा, रिलेटिव बेसिस पे इंडिया का बिजनेसेस का ड्यूटी स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसलिए ऐसे में क्या होता है कि आपका अर्निंग प्रोजेक्शंस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए वो वॉलेटिलिटी था। दूसरा एक और बड़ा फैक्टर हुआ, क्योंकि क्या है कि इंटरेस्ट रेट एंड 10 ईयर यील्ड फॉर एग्जांपल काफी सारे ग्लोबल इकोनॉमीज का बढ़ गया था, यूएस का बढ़ गया था। करेंसी में भी थोड़ा सा आईएनआर का जब डेप्रिसिएशन हुआ था, तो उसके कारण भी जो हेज पोजीशंस होते हैं वो भी सब स्क्वायर ऑफ हुए थे। लास्ट 3 महीने में क्योंकि ये मल्टीपल फैक्टर्स थे, इसलिए मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा था। पर आप जैसा देखेंगे इस रिजल्ट सीजन में अगेन स्मॉल कैप कंपनीज ने काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, एंड स्मॉल कैप्स काफी स्टेबलाइज हो गए हैं। एक बार जैसे अगले 1-2 महीने में जब यूएस का क्लैरिटी आ जाएगा कि स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके बाद आई थिंक पीपल विल शिफ्ट देयर बिजनेस मॉडल अकॉर्डिंगली। और फिर एक बार क्लैरिटी आ गया तो उसके बाद आई थिंक जैसा अभी ऑलरेडी कंपनीज ने रिजल्ट दिया है, वी बिलीव कि वो रिजल्ट्स एक बार एडजस्ट हो गया उसके बाद अच्छे होंगे, एंड बैलेंस शीट्स आर काफी हेल्दी हैं, कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक स्मॉल कैप्स वापस अपना जर्नी करेंगे, दे विल रिटर्न टू अगेन द सेम। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के मार्केट कैप्स में अजय बहुत सामान्य सी बात है कि एक दौर आता है जहां पर आप बम्पर रिटर्न देखते हैं और एक दौर आता है जहां पर आप एक बहुत बड़ा करेक्शन का फेज भी देखते हैं।
लेकिन अब इस करेक्शन के फेस में क्या हम ये समझ सकते हैं, क्या ये हम कह सकते हैं अजय कि जो ओवर वैल्यूएशन थी वो पूरी तरह से अब ख़त्म हो चुकी है, या आपको लगता है कि अभी भी कुछ चुनिंदा पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पर हमने प्राइस करेक्शन देखा है लेकिन टाइम करेक्शन अभी भी नहीं हुआ है? क्या ऐसा कहना अभी ठीक होगा, या ओवर वैल्यूएशन की पूरी दिक्कत ख़त्म हो चुकी है? सो सी कविता जी, एक्सपेंसिव स्टॉक्स जो होते हैं वो उसका कारण यही होता है कि उनमें हाई अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्टेशन होता है। आप केवल पीई को देख के अगर आप प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ देखेंगे, क्योंकि अगर एक कंपनी 10% पे ग्रो कर रहा है और वो 20 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है तो वो स्टिल प्राइस अर्निंग में 2 टाइम्स है। सिमिलरली अगर कोई कंपनी 20% पे ग्रो कर रहा है तो वो आपको 10, 15, 20 टाइम पे नहीं मिलेगा। आफ्टर द करेक्शन एनीवेज, जैसे इंडेक्स लेवल पे देखेंगे तो स्मॉल कैप का पी रेशियो ऑलमोस्ट 23-24 टाइम्स हो गया है। एंड जिस तरह की अर्निंग ग्रोथ विजिबिलिटी है, एंड जैसा मैंने बताया कि बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ है, डेट इक्विटी वगैरह कम है, उस बेसिस पे आई थिंक मार्केट में जो फ्रॉड था वो काफी हद तक कम हो चुका है। एंड इस रिजल्ट सीजन में भी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो काफी सारे स्टॉक हैं जो कि सस्ते हैं पीई बेसिस पर, बट जहां पे रिजल्ट्स अभी भी अच्छे नहीं आए वो स्टॉक अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। वेरएज काफी स्टॉक है जहां पे पीई ऑप्टिकली ज्यादा दिखता है, बट क्योंकि उनके रिजल्ट डिलीवरी बेटर है तो वो स्टॉक्स का प्राइस परफॉर्मेंस इवन फ्रॉम दोज लेवल्स हैव डन वेल। क्लियरली जो सेक्टर्स हैं जहां पर ग्रोथ विजिबिलिटी, ग्रोथ डिलीवरी अच्छा हो रहा है एंड एट राइट मल्टीपल, वो स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज हाउ मार्केट इज प्लेस्ड। हमें ये भी बात समझनी होगी कि स्मॉल कैप का यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और ऐसे में हर फंड मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने फ़ंड की थीम और फंड हाउस फिलॉसफी के मुताबिक आगे बढ़े। रिस्क का जो रेशियो है वो जितना हो सके कम करने की कोशिश करे, मुनाफा बढ़ाकर दे अपने निवेशकों को जो भी फ़ंड खरीद रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं। अब इस पूरे सिनेरियो में मैं अगर आपके फ़ंड की रणनीति समझना चाहूँ, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ सेक्टर एक्सपोजर, और किस तरह से आपने ये ध्यान में दिया है कि आप की जो वैल्यूएशंस है या जो आपकी स्टॉक पिकिंग है वो बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं दे रही है निवेशकों को, कैसे सुनिश्चित कैसे किया है? एक्सपोजर क्या है आपके फ़ंड का? जहां तक आपने लिक्विडिटी की बात की तो देखिए, हम लोग ना ऐसा स्टॉक देखते हैं जहां पे मार्केट कैप एटलीस्ट 2500 करोड़ से ज्यादा हो। उससे क्या होता है, कंपनी के एक साइज, मिनिमम साइज होता है, बिजनेस का प्रॉफिट्स का एक साइज होता है। उसमें जनरली आप देखेंगे कि लिक्विडिटी भी बेटर होता है, वॉलेटिलिटी भी कम होता है। वन इज दैट। सेकेंड इज, हमारे फंड में जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग 1% से लेकर 4% तक अपना अलोकेशन रखें। ऐसा नहीं कि 7, 8, 9% हो जाए, जिससे कि कुछ अलोकेशंस काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएं। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्टफोलियो होता है जहां पे अलोकेशन बिटवीन 1% टू 4% होता है। सिमिलरली हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे उसमें एवरेज डेली वॉल्यूम स्टॉक में इतना होता हो कि हम लोग अपनी पोजीशन को, अगर कोई भी पोजीशन है, उसको एक फाइनाइट टाइम फ्रेम में उसको लिक्विडेट कर सकें। जहां तक सेक्टर्स की बात है तो मोती एज एन ईएमसी वी आर वेरी क्लियर कि हम लोग जैसे जो 7, 8, 9 सेक्टर्स वी लाइक, हमारे पोर्टफोलियोज में मैक्सिमम रिफ्लेक्शन आपको उन्हीं सेक्टर्स का और स्टॉक्स का दिखेगा बेस्ड ऑन मार्केट कैप एंड स्कीम का मैंडेट के बेसिस पर। वी फोकस ऑन अर्निंग ग्रोथ। हमारा, वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन अर्निंग ग्रोथ क्लियरली एंड क्वालिटी ऑफ अर्निंग। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारी मोस्ट ऑफ द स्कीम्स काफी स्टडी रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, बिकॉज वो बिजनेसेस का, सेक्टर्स का डिलीवरी काफी अच्छा रहा है। अगर कोई सेक्टर ऐसा है जहां पे अर्निंग ग्रोथ विजिबिलिटी नहीं है तो आप देखेंगे वो हमारे पोर्टफोलियो में उसका अलोकेशन नहीं होता है। इसीलिए बेंचमार्क के अगेंस्ट हमारा एक्टिव वेट भी ज्यादा होता है। राइट। अजय, अब ये मुझे बताइएगा कि फिलहाल जो खबरें हमें मिल भी रही है, क्या कैश की पोजीशन होगी आपके अपने फंड को लेकर? राइट नाउ आई थिंक हमारे पास अराउंड 12% कैश है, बट कैश कॉल इज नॉट अ कॉन्शियस डिसीजन। कि ऐसा नहीं कि हम लोग कैश जनरली रख रहे हैं, इज जस्ट दैट कि अगर सपोज करिए इस रिजल्ट सीजन में कुछ अच्छा नहीं लगा, कोई स्टॉक पोजीशन लिक्विडेट किया है,
तो उसके कारण भी कैश हो जाता है, प्लस इनफ्लोज के कारण। सो हम हमेशा एक एक्टिव पाइपलाइन पर काम करते रहते हैं आइडियाज का, सो दैट कि हमारे पास अच्छे नए आइडिया आते रहे। बट जनरली आप देखेंगे कि अगले 1-2 महीने में वील बी डिप्लॉइंग दिस कैश, तो ऐसा नहीं है कि वी आर सिटिंग ऑन कैश कॉन्शियसली। आपके पूरे स्मॉल कैप एक्सपोजर में माइक्रो कैप्स किस हद तक शामिल होंगे? नहीं, जैसा मैंने बताया कि हम लोग 2,500 करोड़ मार्केट कैप के नीचे देखते ही नहीं है कंपनीज, बिकॉज अगर किसी भी बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो तो आइडियली वी शुड बी एबल टू लिक्विडेट दैट पोजीशन, उसमें इतना लिक्विडिटी होना चाहिए। सो इसीलिए माइक्रो कैप इन आर स्मॉल कैप स्कीम का एक्सपोजर कुछ भी नहीं होता है। और किस हद तक आप इसमें लार्ज कैप का एक्सपोजर डालते हैं या मिड कैप का एक्सपोजर डालते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करनी होती है अपने स्मॉल कैप फंड में, तो उसका एक्सपोजर कितना है और वो कैसे प्लान आउट है? सो जनरली आप देखेंगे स्मॉल कैप अराउंड 70 to 72% होता है, बाकी का 25 to 30% लार्ज एंड मिड कैप होता है। बट इसमें भी एक चीज और है कि आज अगर जैसे कोई सिक्लिकल इंडस्ट्री है, कोई कमोडिटी इंडस्ट्री है, तो वहां पे जो भी लीडर है, अगर वो मिड कैप में या लार्ज कैप में, तो जनरली हम प्रेफर करते हैं कि हम लीडर को लें, स्पेशली सिक्लिकल और कमोडिटी इंडस्ट्री में। एंड उसमें भी अगर सपोज किसी इंडस्ट्री में एक स्मॉल मिड और लार्ज कैप है, एंड अगर लगता है रिटर्न का एक्सपेक्टेशन सिमिलर, तो वी प्रेफर टू हैव लार्जर मार्केट कैप कंपनीज। सो इसीलिए मिड एंड लार्ज कैप में वी हैव अच्छा नाम जो कि सेक्टर लीडर्स हैं, एंड दे आर ऑल्सो ग्रोइंग एट अ फास्टर पे। ऐसा नहीं कि लार्ज कैप लिया है तो उसका ग्रोथ रेट कम होगा। वी ट्राई टू फाइंड आउट कि जहां पे एटलीस्ट 15% प्लस अर्निंग ग्रोथ हो कंपनीज का, उन्हीं के उन्हें को हम पोर्टफोलियो में सेलेक्ट करते हैं। जो मुझे आपसे पूछनी है, अब रिटर्न्स पे मैं जानती हूँ कि आप बात नहीं कर सकते हैं फिलहाल, जो गिरावट देख रहे हैं और यहाँ पे डबल डिजिट गिरावट आ गई है सभी के फंड्स के पोर्टफोलियो में। खैर डिटेल्स हम लोग फ्लैश भी कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों को अपनी एक्सपेक्टेशन स्मॉल कैप को लेकर कितनी टेपर डाउन कर देनी चाहिए ऑन एन एवरेज रिटर्न बेसिस? मैं समझना चाहूँ लॉन्ग टर्म एवरेज बेसिस, तो आपको कितनी एक्सपेक्टेशन अमूमन रखनी चाहिए? मिड कैप स्मॉल कैप में आप इसीलिए भी निवेश करते हो क्योंकि थोड़ा सा आप अग्रेसिव अपने पोर्टफोलियो को बनाना चाहते हो, वरना लार्ज कैप तो आपको स्टेबिलिटी दे देगा, ठीक है। रिटर्न्स को रफ्तार देने के लिए आप मिड कैप स्मॉल कैप को डालते हो पोर्टफोलियो में, लेकिन अब ये परफॉर्मेंस को देखते हुए कितना टेपर डाउन करना चाहिए अपनी एक्सपेक्टेशन को, कितना मॉडरेट करना चाहिए, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कितनी होनी चाहिए? तो अगले आई थिंक 3 साल का अर्निंग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लार्ज कैप मस्ट बी अराउंड 9-10%, स्मॉल कैप से आप 15% प्लस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस समय जो मिड कैप का कैटेगराइजेशन है वहां पे इनफैक्ट द अर्निंग ग्रोथ इज इवन हायर, 17-18%। सो इन्वेस्टर्स देखिए, एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक रिटर्न्स डिपेंड ऑन 2 थिंग्स, वन इज अर्निंग ग्रोथ और दूसरा अगर री रेटिंग हो सकता है तो। सो इस करंट अनसर्टेनिटी में अगर री रेटिंग नहीं भी होता तो आप 3 to 5 years में अगर अर्निंग एक्सपेक्टेशन बेस्ड रिटर्न रखते हैं तो अर्निंग विल बी हायर देन 15%, एंड ओवर टाइम आइडियली उतना रिफ्लेक्ट होना चाहिए स्टॉक प्राइसेस में। ऑलराइट अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने विस्तार से स्मॉल कैप की पूरी चाल पर बातचीत की है, आपके फ़ंड की बारीकियां भी हमको बताई है और किस तरह से अब आने वाले समय के लिए भी बहुत ज़्यादा आपको जो रिटर्न्स मिले हैं वो ना मिलते हुए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कितनी रखनी चाहिए, तमाम बारीकियां और आपने सवालों के जवाब दिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ऑलराइट, तो